नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की एक दूसरी कविता गीत फरोश, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध कविता भी है, इस पे बातचीत करेंगे। इसके पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र की दूसरी कविता जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हुई है, सतपुड़ा के जंगल पे बातचीत कर चुके हैं। उसका वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गीत फरोश, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की एक प्रसिद्ध कविता 1956 में गीत फरोश नामक काव्य संग्रह में ही संकलित है। और ये कविता बेसिकली एक ऐसे विषय पे है जो कविता में कवि कर्म के प्रति समाज और स्वयं कवि के बदलते दृष्टिकोण को उजागर करती है कि किस तरह से अपनी रचनाओं के प्रति कवि क्या सोचता है और कवि के रचना का करने का जो कर्म है उसके प्रति समाज क्या सोचता है, और दोनों के बदलते नजरियों को इस कविता में उजागर करने का काम भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। वो ये भी लिखते हैं कि गीत फरोश शीर्षक जो कविता है वो हंसाने वाली कविता है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने इसको बड़े ही तकलीफ के दिनों में लिखा है। तो चलते हैं हम कविता को और पढ़ते हैं। इसकी शैली जो आप देखने को मिलेगी वो एक व्यंग्यात्मक शैली के रूप में है। ऐसा लगेगा कि व्यंग के रूप में, हंसी मजाक के रूप में बहुत गहरी सी बातों को भी भवानी प्रसाद मिश्र लिख देते हैं इस कविता में। तो कविता कुछ यूं है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये 3 लाइनें इस कविता की टैग लाइन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों पंक्तियां हैं जो बार-बार कविता में दोहराई जा रही हैं और बार-बार मिलेंगी ये पंक्तियां। तो इसको ज़रूर याद रखें कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, हाँ मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह-तरह के यानी कि विभिन्न प्रकार के किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ। आगे कह रहे हैं कि जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। अब देखिए कि किस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र खुद को व्यापारी की तरह यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से दुकानों पे एक दुकानदार अपने सामानों को के फीचर्स को बताता है। आप सिंपल एक मोबाइल खरीदने जाइए तो उसके तमाम फीचर्स को दुकानदार बताएगा। इसी तरह ये अपने गीतों के गुणों को, अपने गीतों के फीचर्स को कैसे बता रहे हैं कि जी माल देखिए, उसके बाद मैं इसका रेट बताऊंगा, दाम बताऊंगा। ये बेकाम नहीं है, इसके सारे कामों को मैं बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, मतलब कि इन पूरे गीतों की ये जो है एक संग्रह आपको सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुछ गीत ऐसे हैं जो मैं मस्ती के दिनों में लिखा हूँ, और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यानी कि कुछ ऐसे भी गीत हैं जो मैंने अपने संघर्ष के, अपने दुख और पीड़ा से भरे हुए दिनों में भी लिखा है। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। कह रहे हैं कि कुछ गीत ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपके सर की दर्द जो है वो भूल जाएगी, और कुछ गीत ऐसे हैं जो आपके अंदर एक उद्दीप्त भावना का विकास, स्फूर्त विकास करेगी, उद्दीपन लाएगी, और उस उद्दीपन में आपको अपने पिया को की याद आएगी और पिया को अपने पास बुलाने की चेष्टा जागृत होगी। आगे लिखते हैं कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। अब इनकी पंक्तियों को देखिएगा, ये दूसरा पदबंध है कि मैं कि कुछ लोग कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको, और लोगों ने तो बेच दिए ईमान। कह रहे हैं कि पहले ये काम करने में, पहले अपनी रचनाओं को, अपने गीतों को बेचने में मुझे शर्म सी लगती थी, पर बाद में मेरे दिमाग, मेरी चेतना, मेरी बुद्धि चली, और मैं अपने बौद्धिक स्तर से सोचा, तो मैं पाया कि लोग तो बेचने पे इस तरह के उतारू हुए हैं
कि वो बेचने को अपने ईमान तक बेच दिए जा रहे हैं, व्यापार लग रहे हैं, उस व्यापार में ईमान की भी बोली लगी जा रही है। तो इस बात को सुन के आप हैरान भी नहीं है होइए कि ईमान की बोली लगने की बात लेखक कवि कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, और यही सब बातें सोच समझ कर वो कहते हैं कि जब लोग अपने ईमान तक बेच दे रहे हैं, तो मैं अपनी रचनाओं को बेच रहा हूँ, तो मैं तो बस सिर्फ एक गीत ही बेच रहा हूँ। हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेच रहा हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेच रहा हूँ। देखिए कि ये जो समय है, जब महाराष्ट्र और बॉलीवुड तरह के सिनेमा जगत में अपनी अपनी रचनाओं को बेचने के होड़ लगे थे, उस टाइम पे भी जो ईमानदारी और झूठ फरेब के रूप में रचनाओं को बेचने में जो बाजारीकरण का एक व्यवस्था बनाया जा रहा था, उस पे चोट कर रहे हैं, उस पे व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि ईमान को बेच दे रहे हैं। तो मैं तो बस अपने गीत को ही बेच रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। कहते हैं कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। मतलब जो गीत है उसमें कुछ प्रातःकालीन सुनने के लायक एक बहुत ही मनोहारी गीतों का भी एक संग्रह है। कुछ गीत इतने गजब के हैं कि उनको अपने ऊपर ढाकर, यानी कि खुद में सराबोर करके देखें। और गीत जरा सूने में लिखा था, मतलब ये गीत अपने अकेलेपन के दिनों में लिखा था। सूने का मतलब क्या है कि मैं ये गीत अपने अकेलेपन में लिखा था। ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है, पुणे आज के समय में, वहाँ लिखा था। जगह की नाम बताते हैं। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाती है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाती है। मतलब ये गीत पहाड़ी पे चढ़ जाती है, मतलब क्या है कि ये गीत जीवन में आए उतार चढ़ाव की गीत हैं, जो कभी कभी पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। कभी इस गीतों को सुनने से हम खुद अपने सही मार्ग पे बढ़ जाते हैं। ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाते हैं। आगे लिखते हैं, ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की हवा हुजूर, यह गीत तपेदी की दवा हुजूर। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। आगे भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, ये गीत भूख और प्यास को भगा देता है। मतलब ये गीत इतने मेलोडी, यानी कि इतने मधुर हैं, इतने मंत्रमुग्ध करने वाले हैं कि इसको सुनने से हमें भूख और प्यास का पता भी नहीं चलता। और कुछ ऐसे भी गीत हैं जो मसान, जहाँ पे केवल शव को जलाया जाता है, जहाँ पे केवल हड्डियां और कंकाल मिलेंगे आपको, वहां भी आपके अपने मन में एक जिज्ञासा भूख की तरह जगाने की क्षमता रखता है। ये गीत भुआली की हवा है। भुआली जो पहाड़ी इलाकों में एक फसल होती है, एक पेड़ होते हैं। भुआली की हवा है हुजूर, ये गीत तपेदी की दवा है हुजूर। मतलब गीतों को दवा की तरह उपमानित कर रहे हैं। ये गीत भी है, और भी गीत हैं इनके पास। इतने तरह के गीतों के बाद भी कहते हैं कि और भी गीत भी हैं, दिखलाता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उन गीतों को गाकर भी सुना सकता हूँ। मतलब ये अपने गीतों को बेचने के लिए तरह तरह के नुस्खा अपनाते हैं मिश्र जी। और आगे लिखते हैं कि जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। वो कहते हैं कि जी छंद बेछंद पसंद करें। मतलब आप सामने वाले से वो कहते हैं कि आप बताएं कि छंद में छंद युक्त गीत चाहिए, छंद युक्त रचनाएं चाहिए, छंद युक्त कृतियां चाहिए, या छंद मुक्त गीत चाहिए, छंद मुक्त रचनाएं चाहिए। मैं दोनों तरह के गीत रखा हूं, आप उसमें से जो पसंद करें। जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे, मैं दोनों तरह के गीत ये भी हूँ कि कुछ अमर गीत भी हैं जो कभी भी शांत नहीं होने वाले। कुछ ऐसी भी गीत हैं जो तुरंत भर में मर जाती हैं। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। और आप कुछ भी कहें,
मैं किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं मानने वाला हूँ। मैं पास रखे हूँ कलम दवात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। वो कहते हैं कि आप इतनी सारी विशेषताओं को बताने के बाद, इतने तरह के गीतों की बात करने के बाद अगर इसमें से बिल्कुल कुछ न पसंद आए, तो तब भी मुझे आप बताइए, मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूँ। मैं अपने पास कलम और दवात लेके चलता हूँ। इनमें से भाई तो मुझे बताइए, मैं नए गीत भी तुरंत लिख दूँगा, क्योंकि मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ और मैं तरह-तरह के किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ। आगे लिखते हैं कि जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है या खादी का, यह गीत पित्त का है या बादी का। कुछ और डिजाइन भी है इल्मी, कुछ लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। ये यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, या दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, यह भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। कहते हैं कि मैं गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, मतलब मैं जन्म का गीत भी लिखूं और मरण का भी गीत लिखा हूं। जीत का भी गीत है मेरे पास, शरण में का भी गीत है। और ये जो गीत है ये रेशमी भी है, ये गीत है रेशमी भी है, ये गीत जो है वो खादी भी है। और ये गीत पित्त का है, ये गीत बादी है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये गीत जो है खादी, खादी शब्द का मतलब आया है। और खादी शब्द प्रयोग करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र लगभग कविता का गांधी कहा जाता है इनको। और ये हर अपनी कविताओं में गांधीवादी विचारधारा को जरूर से प्रयोग में लाते हैं। और आप यहाँ भी देखिए कि वो कह रहे हैं कि ये गीत रेशमी भी है, ये गीत खादी का है, मतलब ये गीत जो है वो गांधी के विचारों वाला गीत भी है। ये गीत पित्त का है, ये गीत वादी का है, मतलब ये गीत जो तुरंत चल रही देश में स्वाधीनता आंदोलन की हवा, वादी का भी गीत है इसमें। मतलब देश के प्रति जो स्वाधीनता आंदोलन की जो चेतना है, उससे भी सराबोर हुए गीत हैं। कहते हैं कि कुछ और डिजाइन भी हैं और कुछ और डिजाइन भी हैं इनके पास। ये इल्मी और यह लीजिए चलती चीज नई इल्मी फिल्मी। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ और डिजाइन भी है यह इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। वो कह रहे हैं कि कुछ और डिजाइन है जो आजकल के शिक्षा जगत में नए नए तरह के खोज हो रहे हैं, अन्वेषण हो रहे हैं, उस पे भी गीत है। कुछ ये भी चीज जो चलती हुई आजकल एक फिल्मी ट्रेडिशन, जो नई नई फिल्मों में नए नए नवाचार को दिखाया जा रहा है, उस तरह की फिल्मी गीत भी हैं मेरे पास। और यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, और ये सारी चीजों को, ये जो नए तरह के चीज, जो नए परिवेश बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में सोच सोच कर मर जाने वाली गीत भी है। दुकान से घर जाने वाली गीत, मतलब कि जब ये पूरी अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को, अपने गीतों को बेचने का जो बाजारीकरण चला हुआ है फिल्मी सिनेमा जगत में, तो इस तरह की चीज़ों को जब आदमी संघर्ष में रहता है, तो जो संघर्ष खुद भवानी प्रसाद मिश्र महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोच सोच कर मर जाने का गीत भी है कि किस तरह से गीत बेचूं। और ये दुकान से घर जाने का गीत, और सुबह से शाम तक सिनेमा जगत में अपने गीतों का व्यापार करने निकले हुए उस आदमी को, उस बाजार से घर लौटने का भी गीत है। मतलब उसके सत्रांश का गीत है, उसके पीड़ा की गीत है। आगे लिखते हैं कि जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिल लगी की बात नहीं है। मैं दिन रात लिखता रहता हूँ, लिखने का प्रयास करता रहता हूँ,
और तरह तरह के गीत इसी तरह से बन जाते हैं। कुछ रूठ के बन जाते हैं, कुछ बनाए बन जाते हैं, कुछ रूठ रूठ कर गीत बन जाते हैं। कहते हैं कि इतनी सारी गीतों की विशेषता बताने के बाद, इतने तरह के गीतों को बात करने के बाद, अगली पंक्ति में वो लिखते हैं और अगली पंक्ति में उनकी खिन्नता आपके सामने आएगी कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि मैं आगे कहते हैं कि मैं जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। मतलब इतने तरह के गीतों को किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने परोसने के बाद वो कहते हैं कि जी ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ, अगर आपकी मर्जी है तो मैं जाता हूँ। कहते हैं कि मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, लेकिन जाने से पहले कुछ अंतिम अपनी सबसे बेस्ट गीतों को बताता हूँ, कुछ अंतिम बिल्कुल अंतिम गीत दिखाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो सिनेमा जगत में उस समय अपनी कहानियों को, कविताओं को और गीतों को बेचने का जो होड़ लगा था, उसके बारे में कह रहे हैं कि एक समय जब कवि अपनी रचनाओं को किसी प्रकार से बाजार में न उतरने से बचाता था, स्वांतः सुखाय के लिए, जो तुलसीदास ने कहा है कि अपने निजी सुख के लिए रचना करता है कवि, लेकिन यहाँ उस सारी सिद्धांत को मारते हुए लोग बाजार में अपनी अपनी रचनाओं को लेके उतर गए हैं। तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। लेकिन आप भीतर जाके पूछ के आइए कि और भी अगर चाहिए तो मैं और अंतिम कुछ और अच्छा दिखाता हूँ। वैसे तो गीत बेचना बिल्कुल पाप है, पर लेकिन इस लाचार भरी स्थिति में मैं और करूँ तो क्या करूँ, आखिर थक हार के मैं अपना गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो ये जो गीत बेचने की जो प्रथा सिनेमाई जगत में चली, और उस प्रथा में तमाम कवियों, तमाम रचनाकारों ने, तमाम गीतकारों ने अपने अपने गीतों को तब अनेक अनेक विषयों को लेकर के बाजार में एक आक्रमणकारियों की तरह कूद पड़े और अपने अपने गीतों को सबसे अच्छा गीत बताते हुए एक व्यापारी की तरह कवि हो गए थे, व्यापारी की तरह रचनाकार सामने आ रहे थे। उस पे व्यंग करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश नामक एक कविता लिखा है, और इस कविता में उस पे व्यंग करते हुए व्यंग्यात्मक शैली में अपनी गीतों का भी एक विशेषण के रूप में विशेषता बताते हुए तमाम तरह की गीतों की बात बताए हैं, जिसमें बहुत प्रकार के उनके गीत हैं। वो गीत रेशमी भी हैं, खादी भी हैं, जो गांधी विचारधारा से सराबोर हैं। वो गीत ये ऐसी भी हैं कि जो उस समय जो हवा चल रही थी, जो स्वाधीनता आंदोलन का परिवेश, जो देश आज़ादी का परिवेश, जो देश के आज़ाद हुए अभी कुछ ही दिन हुआ था, उससे अपने संघर्ष से जूझते हुए समय में लिखे हुए गीत, जो कुछ मस्ती में लिखे हैं उन्होंने, कुछ पस्ती में लिखे हुए हैं। इस तरह के तरह तरह के गीतों को वो अपने सामने ग्राहक को परोसते हैं और बताते हैं कि अगर और भी चाहिए तो मैं अंतिम कुछ गीत दिखाता हूँ, पर अगर आप अंदर जाके पूछ आइए कि आपको और क्या चाहिए। वैसे तो गीत बेचना पाप है, पर इस लाचारी की स्थिति में मैं थक हार के अपना गीत ही बेचता हूँ, और ये गीत बेचना अच्छा है बजाय अपने ईमान बेचने के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना ईमान बेचने से बढ़िया है कि अपनी रचनाओं को, मैं अपने गीतों को अपने स्वाभिमान के साथ बेच रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गीत फरोश कविता आपको अच्छी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हम नए नए विषयों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।